नमस्कार। आज हम भारत की जनसंख्या की कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। हमारे पास जनसंख्या.pdf दस्तावेज से कुछ जरूरी जानकारी है जो आज के भारत पर काफी रोशनी डालती है। हमारा इरादा ये समझना कि भारत की आबादी आखिर कितनी बड़ी है, कैसे फैली हुई है, कैसे बढ़ रही है और इन सब बदलावों के पीछे चल के आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भारत की विशाल आबादी का साइज ही देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से हम 121 करोड़ लोग थे, 1.21 अरब। हाँ, और ये दुनिया की कुल आबादी का 17% से ज्यादा है। सोचिए, 17% से ज्यादा लोग, और जमीन दुनिया की सिर्फ 2.4%। ये आंकड़ा ही अपने आप में मतलब बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और ये जो विशाल आबादी है ना, ये पूरे देश में एक समान तरीके से बिल्कुल नहीं फैली है जी। 2011 के आंकड़े देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश में, मतलब सिर्फ एक राज्य में, देश के करीब 16% लोग थे। 16%? हाँ, करीब 19.9 करोड़। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, सिक्किम जैसा छोटा पहाड़ी राज्य, वहां सिर्फ 6 लाख लोग। सिर्फ 6 लाख? और लक्षद्वीप में तो करीब 64,000 ही। बाप रे, कितना बड़ा अंतर है। और ये भी तो है कि देश की लगभग आधी आबादी, आप सोचिए, सिर्फ 5 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। सही कहा। इन 5 राज्यों में ही लगभग 50% लोग रहते हैं। जबकि राजस्थान, जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है हमारा, हाँ, सबसे बड़ा, वहां देश की कुल आबादी का सिर्फ 5% हिस्सा है। तो ये इतना असमान वितरण क्यों है? मतलब जाहिर है कुछ कारण होंगे। बिल्कुल। इस असमान फैलाव को समझने के लिए जनसंख्या घनत्व देखना जरूरी हो जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। अच्छा, डेंसिटी। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। और भारत दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक तो है ही। 2011 में जो औसत घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 ये औसत है? हाँ, ये औसत है। लेकिन ये औसत भी मतलब पूरी कहानी नहीं बताता। राज्यों में तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसे बिहार में देखिए, वहां 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1102? बाप रे। हाँ, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17। सिर्फ 17? बिल्कुल। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये काफी हद तक जमीन कैसी है, मौसम कैसा है, मिट्टी कितनी उपजाऊ है, इन बातों पर निर्भर करता है। जैसे उत्तरी मैदान है या केरल है, जहां जमीन अच्छी है, बारिश ठीक होती है, हाँ, खेती अच्छी होती होगी। बिल्कुल, तो वहां घनत्व बहुत ज्यादा है और इसका सीधा असर पड़ता है संसाधनों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सही बात है। तो ये तो हुई फैलाव और घनत्व की बात। अब आते हैं वृद्धि पर। ये आबादी इतनी बड़ी कैसे? 1951 में हम करीब 36 करोड़ थे और 2011 तक 121 करोड़ हो गए। हाँ, लगातार बढ़ी है। लेकिन यहाँ कहानी में जैसे एक दिलचस्प मोड़ भी है। 1951 से 1981 तक आबादी बढ़ने की जो रफ्तार थी वो लगातार तेज होती गई। बिल्कुल सही, वो एक्सेलरेशन वाला फेज था। लेकिन 1981 के बाद से ये जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगी। अच्छा, कम होने लगी? हाँ, कम होने लगी। मुख्य वजह थी जन्म दर में गिरावट। लोग अब कम बच्चे पैदा कर रहे थे। पर यहाँ एक क्या कहते हैं, पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। वो क्या? कि दर घटने के बावजूद हर दशक में जो कुल लोग जुड़ रहे थे उनकी संख्या बहुत बड़ी बनी रही, कम नहीं हुई ज्यादा। ऐसा क्यों? दर घट रही है तो कुल बढ़ोतरी भी कम होनी चाहिए थी ना? होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी शुरुआती आबादी ही इतनी ज्यादा है, मतलब बेस इतना बड़ा है कि जब 1 अरब से ज्यादा लोग थोड़ी कम रफ्तार से भी बढ़ते हैं तो भी जो कुल बढ़ोतरी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, समझी। मतलब विशाल बेस के कारण कुल संख्या में इजाफा फिर भी बड़ा रहा। बिल्कुल, इसी को जनसंख्या का मोमेंटम कहते हैं। और इसी का नतीजा है कि हाल ही में यूएन के आंकड़ों के हिसाब से भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी पिछले साल। अब ये जो जनसंख्या में बदलाव आता है, इसके पीछे मुख्य रूप से 3 चीजें काम करती हैं। 3 चीजें? कौन सी? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास यानी माइग्रेशन। ओके, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। हाँ, भारत में देखें तो ऐतिहासिक रूप से जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से ज्यादा रही है। जनसंख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आई। मेडिकल सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। हाँ, जीवन प्रत्याशा बढ़ी। बिल्कुल। फिर 1981 के बाद जन्म दर भी गिरने लगी, जैसा हमने पहले कहा, तो उससे वृद्धि दर थोड़ी धीमी हुई। और तीसरा फैक्टर आपने बताया, प्रवास यानी माइग्रेशन। हाँ, ये भी बहुत अहम है।
भारत में गांव से शहरों की तरफ लोगों का जाना ये बहुत आम बात है, रूरल अर्बन माइग्रेशन। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। इसके पीछे दो तरह के कारण होते हैं। कुछ होते हैं पुश फैक्टर्स, जो लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी। और दूसरे होते हैं पुल फैक्टर्स, जो शहरों की तरफ खींचते हैं, जैसे रोजगार के बेहतर मौके, अच्छी पढ़ाई, बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद। सही है, पुश और पुल फैक्टर्स। और इस प्रवास ने न सिर्फ आबादी के फैलाव को बदला है, बल्कि शहरों में रहने वाली आबादी का जो प्रतिशत है वो भी काफी बढ़ गया है। 1951 में ये सिर्फ 17.29% था, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गया। अरे वाह, लगभग दोगुना हो गया 60 साल में। हाँ, और एक और बात, मिलियन प्लस शहर मतलब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर। 2001 में ऐसे 35 शहर थे, 2011 में ये 53 हो गए और 2030 तक का अनुमान 59 का था। ये शहर और बड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये प्रवास शहरों के घनत्व को और बढ़ा रहा है। फिर वही बात आ जाती है, संसाधनों पर दबाव। एक और खास बात है भारतीय जनसंख्या की, वो है किशोरों की बड़ी संख्या, 10 से 19 साल के युवा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण समूह है, हमारी कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और ये हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा संसाधन है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर करता है, लेकिन इनके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। खासकर किशोरियों में पोषण की कमी, एनीमिया यानी खून की कमी, ये काफी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, ये चिंता की बात है। इसी पर सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 यानी NPP 2000 ध्यान देती है। इसके कई लक्ष्य हैं, जैसे 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को कम करना, सभी बच्चों का टीकाकरण। हाँ, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना। बिल्कुल, और परिवार कल्याण को एक लोगों से जुड़ा कार्यक्रम बनाना, सिर्फ सरकारी नहीं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत की जनसंख्या विशाल है, असमान रूप से फैली हुई है, विकास दर में बदलाव तो आया है, धीमी हुई है, लेकिन बेस इतना बड़ा है कि कुल बढ़ोतरी अभी भी बहुत ज्यादा है। सही कहा। जन्म, मृत्यु और खासकर प्रवास, ये तीनों मिलकर देश की आबादी के नक्शे को लगातार बदल रहे हैं। और किशोर आबादी, जो हमारा भविष्य है, उन पर ध्यान देना और उनसे जुड़ी नीतियां बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि भारत की ये जो विशाल और लगातार बदलती जनसांख्यिकी है, ये देश के सीमित संसाधनों, हमारे पर्यावरण और भविष्य के विकास की राह के लिए आखिर क्या मायने रखती है? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।